और लूप इक्वेशन बनाना सीखा था। आज उसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम व्हीटस्टोन ब्रिज सीखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और इसकी पर्पस क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली आपके जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं पढ़ने के लिए, जिसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक डिवाइस है, स्लाइड वायर ब्रिज भी डिवाइस है और पोटेंशियोमीटर भी डिवाइस है। तो ये 3 डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, है ना। तो थ्योरी में अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिकल भी करनी चाहिए, या अगर आपने प्रैक्टिकल पहले कर रखा है तो ये थ्योरी बहुत आसान हो जाएगा समझना आपके लिए, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने करंट पढ़ा, करंट की बिहेवियर पढ़ी, रजिस्टर का बिहेवियर पढ़ा, तो पोटेंशियल करंट की रिलेशन आई। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है आपका रेजिस्टेंस का होता है कि रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले करता है। तो जब बात आती है रेजिस्टेंस की, तो मान लीजिए आपके किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस है और आपको किसी एक रजिस्टर ऐसा है सर्किट में जिसकी वैल्यू नहीं पता, और आपको उसकी वैल्यू पता करनी कि वो कितने ओम का है, तो वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से पता कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो है ना, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, तो इसमें होता क्या है, हम ये लिखेंगे कि इट इज़ ए डिवाइस used to find an unknown resistance when Wheatstone bridge is balanced. Unknown resistance in unknown resistance, keeping the balance, keeping the bridge in balance condition. ठीक है, कहने का मतलब ये एक डिवाइस है जो एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा, और ये वैल्यू तब बताएगा जब आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका बैलेंस कंडीशन में हो। तो अब ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि बैलेंस कंडीशन किसे बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा, और सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या चीज़, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ जाइए कि ये एक्चुअली में किरचॉफ लॉ का एक एप्लीकेशन है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। अब है क्या, इसकी जो मेन पर्पस थी कि आप अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो ये अननोन रेजिस्टेंस जहाँ भी निकालना है, जिस सर्किट में भी निकालना है, उसके आसपास हमें मतलब अब मैं आपको पहले एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हम करेंगे क्या। तो जैसे एक सर्किट डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसमें क्या होगा, 4 रजिस्टर लेंगे, ठीक है। इसका नाम मैंने पहले भी लिया होगा कैपेसिटर बनाने, न्यूमेरिकल बनाने के टाइम। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर में आपको 4 रजिस्टर लेने हैं।
और मतलब ये डायगोनल पोजीशन होनी चाहिए आपकी। जैसे ये अगर मैं ये बना दूँ यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है। ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया है ये करंट सेंसिटिव डिवाइस है। इसका काम क्या होता है ना कि अगर इस आर में करंट जा रहा है तो इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। ये बताएगा कि करंट है। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब करंट है इसमें, और डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब करंट नहीं है। ठीक, तो इस तरह से मैं यहाँ पर 4 रजिस्टर बनाएंगे। देखिए ये पॉइंट डायगोनली अपोजिट होने चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट डायगोनली अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, राइट। इसका नाम दे दीजिए आप इस सर्किट का ABCD। जैसे एनसीईआरटी में वही नाम मैं दे देता हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है मैं वही बना रहा हूँ, ABCD। ठीक है, अब ये जो रजिस्टर है आपका पहला AD में, इसका नेम दिया गया R1, ये रजिस्टर का नाम दिया गया R2, इस रजिस्टर का नाम दिया गया R3, और ये आपका हो गया R4, है ना। तो आप ये कह सकते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक, इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी से कनेक्टेड है, और ये बैटरी ऐसी है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, मान लो ये मैंने डाल दिया EMF आ गया। ठीक है, ये पॉइंट C है। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको क्या दिख रहा है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर इंक्लूडिंग अ गैल्वेनोमीटर। मतलब 4 रजिस्टर लिया गया, 4 रजिस्टर को इस तरह से अरेंज कर दी गई, और इसके डायगोनली मतलब वर्टिसेस में जो वर्टिकल डायगोनल जो है, ये हॉरिजॉन्टल डायगोनल हो गया, ये वर्टिकल डायगोनल हो गया। तो 4 रजिस्टर के नेटवर्क है। इसमें वर्टिकल डायगोनल पोजीशन में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या है। इट इज़ ए करंट सेंसिटिव डिवाइस। इसका पर्पस ये होता है कि अगर इस आर्म में करंट जाएगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, और अगर इसमें करंट नहीं जाएगी तो हम कहेंगे कि ये इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। सो अ नेटवर्क ऑफ 4 registers and a galvanometer connected across a battery as shown in figure represents a Wheatstone bridge. Represents a Wheatstone bridge. ठीक है, ये बात आ गई। इसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब ये तो आपका हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज आप पहचानेंगे कैसे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानने का यही एक तरीका है। ठीक है, 4 नेटवर्क आप देखेंगे, मतलब एक नेटवर्क होगा जिसमें 4 रजिस्टर हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। अब हमारा पर्पस क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी यूजेस बताई थी। इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसे अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो इसमें कोई ना कोई अननोन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मान लो ये R4 आपका अननोन रजिस्टर है। ठीक है, R4 ही आपका अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? R1 and R2 आर नोन रेजिस्टेंसेस। R1 and R2 आर नोन रेजिस्टेंसेस।
मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है, R1 और R2 की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें पता है कि कितनी होगी। हो सकता है ये 5 ओम हो, ये हो सकता है 4 ओम हो, ठीक है। R3 इज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये जो R3 आपका ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहने का मतलब हो गया कि ये वेरिएबल हो सकता है, मतलब R1 एंड R2 आर नोन रेजिस्टेंस और ये फिक्स्ड है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपने एक डिज़ाइन रेजिस्टेंस लिया है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन R3 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, मतलब ये वेरिएबल है। ये क्या आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से एरो करके दिखाई जाती है। मतलब जब आप रेजिस्टेंस ऐसे शो करते हो ना, सिंपल आर लिख के, इसका मतलब हो गया कि ये फिक्स रेजिस्टेंस है, ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है सर्किट में। लेकिन जैसे ही आप रजिस्टर पे ऐसे एरो मार्क लगा देंगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसकी वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर एक डिवाइस के फॉर्म में आता है ना। इस डिवाइस का नाम है पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहते हैं इसको, या फिर आप इसको रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बॉक्स होता है, जैसे लकड़ी का एक बॉक्स होगा, उसे जब आप खोलेंगे, है ना, तो मतलब आप ये समझ जाइए कि सीडी आर्म को मैंने पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इसको बोला गया स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो मैं लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ कि लैब में R3 जो है एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस बॉक्स है या रेजिस्टेंस बॉक्स है। जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं तो इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, ठीक। अब आप जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओपन करेंगे, सब में क्या होता है ना, चाबी लगी होगी। बॉक्स को खोलते ही आपको एक रॉड मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, जिस साइज का बॉक्स है उसमें होंगे। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में 0 ओम से लेकर के 999 ओम तक का रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल के लिए, और सब में एक चाबी लगी होती है, ठीक है। जैसे बाइक की चाबी होती है ना, वो उसी तरह से वो लगा रहता है, फिर फिटेड रहता है उसमें। तो जिस चाबी को आप खोलेंगे वही रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करने लग जाएगा। बीच में से मान लो मैंने एक खोल दिया तो वही आपका ये R3 बन जाएगा। फिर मैं चाहूँ इसको बदलना तो इसको बंद कर देंगे चाबी, दूसरा खोल देंगे, ठीक है। तो ये पीओ बॉक्स है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी 2 टर्मिनल होंगे लगाने के लिए, जैसे किसी वायर को आप लगाते हैं उसमें 2 टर्मिनल मिनिमम होता है। तो ये C और D उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स से हमें जोड़ देना है, और ये आर्म जो है फिर आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसमें कि R1 और R2 तो आपके फिक्स रेजिस्टेंस हो गए, R3 आपका पीओ बॉक्स है या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब रही बात R4 की, यही R4 जो है आपका अननोन रेजिस्टेंस है। इसको अगर मैं X लिख दूं, R4 इज इक्वल टू X इज एन अननोन रेजिस्टेंस, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये जो 4th रेजिस्टेंस है आपका, इसी की मुझे वैल्यू निकालनी है, विच इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये काम करेगा कैसे, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये किरचॉफ लॉ का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ बता दूं कि हम करते क्या हैं, ठीक है। पहले मैं रिजल्ट बता देता हूं, फिर इसको डिराइव करेंगे। रिजल्ट क्या है, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, ठीक, और ये आपका वेरिएबल है। अगर मान लो बैटरी से स्विचेस आपने मान लो यहाँ पे एक स्विच है, ठीक, और इसको आपने क्लोज कर दिया, क्लोज कर देंगे तो करंट पास करने लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए करंट जा रही है सबसे पहले इधर से I1, ये करंट I करंट बैटरी से निकली है, ये यहाँ पर डिवाइड हो गई, ये पॉइंट पर। किरचॉफ्स लॉ यही कहता है ना कि
जंक्शन पे करंट का सम जीरो हो जाएगा। सम जीरो हो जाने का मतलब है करंट डिवाइड हो रही है। इनकमिंग करंट यहाँ दोनों आउटगोइंग में बदल जाएगा। ये आई इनकमिंग करंट हुआ ए का, अब यहाँ पे 2 बार मिलेगा तो ये आउटगोइंग में बदल जाएगा। तो मान लो एक पार्ट जो है इसका I2 इस तरफ गया और एक पार्ट इस तरफ इसका आ गया I1, ठीक है। तो इस करंट की 2 वैल्यू हो गई ए पॉइंट पे आकर, I1 R1 की तरफ, I2 R2 की तरफ। तो एट जंक्शन ए, अगर मैं ए जंक्शन पे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं, यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये आई जो है आपका, देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, सिग्मा आई जीरो होना चाहिए। अब इनकमिंग करंट पॉजिटिव होगा और आउटगोइंग करंट निगेटिव हो जाएगा। तो आई इनकमिंग है पॉजिटिव और जितनी भी आउटगोइंग है ये सब क्या हो गए, निगेटिव हो गए, और इन सब का सम क्या हो गया, जीरो। तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो ये काम आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि I जो है I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया। अब क्या है यहां पर आपका, ठीक है, यहां पे आने के बाद ये करंट I2 यहां आएगी और I1 यहां पे आएगा, ठीक है, ये बात दिख रही है आपको। तो अब बात ये आती है कि जो वर्टिकल हमारा सेक्शन है वायर का, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, उसमें किसी एक तरफ से ही तो करंट आएगा ना, इसमें करंट किसी एक तरफ से ही आएगा, या तो यहाँ से इधर से नीचे करंट जाए, ठीक, और अगर ये, तो ये करंट जाएगा नीचे, तो यहाँ पे कौन सी करंट जाएगी, जैसे ये I2 आ रही है तो I2 का फिर डिवीज़न हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ से यहाँ चला जाए फिर यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है। तो या फिर अगर हम I2 को डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं तो ये I1 जो आ रहा है आपका, इसको डिवाइड करो यहाँ से इधर और फिर एक पार्ट इधर, यही स्कोप है। तो करंट डिवीज़न के लिए हमें क्या करना चाहिए कि करंट जो बैटरी से निकली है ना, मेन करंट आपकी यहाँ से ऐसे, इसको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है जाने के लिए। तो अगर मैं इस करंट को यहाँ डिवाइड करूँगा तो इसका एक पार्ट ऐसे जा कर के ऐसे आकर के ऐसे आएगा, लंबा पाथ होगा। जबकि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इसके लिए इजी पाथ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो मैंने I1 को डिवाइड नहीं किया, ठीक, इधर से करंट आई, I2 की एक करंट इस तरफ आ गई गैल्वेनोमीटर में, इसका नाम दे दिया मैंने IG। गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगी वो IG हो गई, ये IG इधर नीचे आएगी, और यहाँ पर I2 आ रहा था तो इसका एक पार्ट अब इधर कितना हो जाएगा, I2 माइनस IG, ठीक है। तो I2 की एक पार्ट BC में जाएगी, I2 माइनस IG, एक पार्ट आपकी BD में चली गई IG, ठीक है। अब आप देखो D पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ से 2 करंट चला जाएगा, I1 और IG इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, I1 प्लस IG, ऐसे करंट पास होगी। तो ये करंट डिवीजन आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये तभी निकाली जा सकती है जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो। तो ब्रिज बैलेंस होने का क्या मतलब है ना, हम ब्रिज बैलेंस कब कहेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज is said to be balanced when current through galvanometer is zero, that is IG जीरो होना चाहिए।
मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि ब्रिज जो है आपका जीरो हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि गैल्वेनोमीटर से अगर करंट पास हो रही है इसका मतलब ब्रिज आपका बैलेंस नहीं है। तो ब्रिज बैलेंस तभी होगी जब गैल्वेनोमीटर वाली करंट जीरो हो जाएगी। अब बात यह आती है कि ये जीरो कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक मैं इस ब्रिज को बैलेंस नहीं करूँगा अननोन रेजिस्टेंस नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे इस ब्रिज को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम रेजिस्टेंस के साथ ही प्ले कर सकते हैं। अब आपके सामने R1 और R2 जो है ये फिक्स्ड है, इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। R4 आपको निकालना ही है, तो आपके पास बचा सिर्फ R3, इसी के साथ प्ले कर सकते हैं। और R3 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो एक्चुअली में ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स है या रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक, तो करेंगे क्या हम, अब देखिए R3 की यहाँ पे हो सकता है कोई वैल्यू होगी जिससे गैल्वेनोमीटर पास कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इस पीओ बॉक्स को खोलेंगे, इसमें जो रेजिस्टेंस खुला हुआ है उसको बंद कर देंगे, है ना, दूसरा रजिस्टर खोल देंगे। जो खुला है उसको बंद किया और एक नया रजिस्टर खोल दिया। उससे क्या होगा, वो रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा। तो हम देखेंगे क्या कि करंट चेंज हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर में अभी भी करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो बार बार मैं इससे रजिस्टर को बंद करूंगा और एक नया रजिस्टर खोलूंगा और कुछ सेकंड के बाद हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करने से आपको उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स में एक ऐसा रजिस्टर मिलेगा जिसके खोलने से गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं होगी। ठीक है, तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, ब्रिज जो है आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, है ना, और जैसे ही बैलेंस कंडीशन हो जाएगा फिर हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा V है ना, we select a specific resistance R3 from PO box such that current through the galvanometer becomes 0। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो फिर हम लिख देंगे IG आपकी 0 हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लूप लॉ लगाते हैं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो हमने अप्लाई कर ही लिया था, I1 I2। यहाँ पर भी देख लो फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। जैसे यहाँ से करंट आ रहा है I2 माइनस IG और इधर से आ रहा है I1 प्लस IG, तो यहाँ पे सम क्या होगा आपका, I1 प्लस I2, ये IG और IG कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो फाइनली ये फिर आपको I करंट ही मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लूप इक्वेशन पे। लूप इक्वेशन क्या होगा, जैसे मैं एक लूप ऐसे ले लिया, मतलब इस लूप का नाम क्या हो जाएगा, ADBA, है ना। तो इन क्लोज लूप ADBA ठीक है, इसमें हमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ सेकेंड लॉ मतलब वोल्टेज लॉ, और वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। ठीक, तो
तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो इस लूप में आप देखिए कैसे चलेंगे। जैसे मैंने डिज़ाइन किया पाथ ये है आपका ADBA, तो जब हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है आपका I1 R1, ठीक, और ये क्या है आपका इसी के पाथ में चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका माइनस। किरचॉफ्स लूप लॉ में मैंने बताया था। फिर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे करंट क्या दिख रही है मुझे IG इंटू जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। अब आप जा रहे हैं ऐसे और करंट ऐसे आ रही है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। फिर इधर जाएं उल्टा, ऐसे जाना है मुझे। तो अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आपका I2 R2, और फिर हमारे जाने के अपोजिट से करंट आ रही, तो ये फिर क्या हो गया आपका प्लस हो गया इज इक्वल टू 0, है ना। यही सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R होता है। अब IG 0 है ना, सिंस IG इज 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला इक्वेशन I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। चलिए इस लूप इक्वेशन को लिखे। अब हम उसके बाद दूसरा लूप लेंगे आपका CDBC, है ना। तो ऐसे चल रहा है, मतलब यूं। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आपने किसी नेटवर्क में एक लूप को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो दूसरे लूप को क्लॉकवाइज लें, है ना। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेना चाहिए, इससे बेस्ट प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट नोट करें, मिटाएंगे। लूप इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है? अब हम दूसरा लूप लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कौन सा लूप है ये, मैंने अगर इस तरह से डिज़ाइन कर दिया तो इसका लूप का नाम क्या हो जाएगा CDBA, है ना, ऐसे चल रहा है CDBA। अब इस लूप में देखो फिर हम किरचॉफ सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, है ना, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे हम हमारा नंबर क्या है CDB है, तो C से D की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप देखो करंट इस ऐसे आ रही है और हम जहाँ ऐसे रहे, मतलब ये जो पोटेंशियल है पॉजिटिव हो जाएगा। तो I1 प्लस IG इंटू R3 पॉजिटिव लिया, फिर हम ऐसे जा रहे हैं, फिर उल्टा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा प्लस IG इंटू G, और फिर अब देखो यहाँ से फिर हम ऐसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस I2 माइनस IG इंटू R4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब IG आपकी 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी I1 R3, ये तो 0 हो गया, माइनस I2 R4 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या इक्वेशन आ गया आपका I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। अब ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। ये सेकेंड लूप इक्वेशन हमने बनाया किरचॉफ्स लॉ के लिए।
और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारा सेकेंड लूप है ये। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइडिंग 2/3। तो 2 क्या था आपका, I1 R1 बाई, अब ये क्या है आपका, देखो इक्वेशन 2 था आपका I1 R1 इजकल टू I2 R2, है ना। अब इसमें 3 को डिवाइड कर देते हैं। इधर से आपका आ गया I1 R3 और इधर से आ गया आपका I2 R4। ये I1 I1 कैंसिल, I2 I2 कैंसिल, तो क्या मिला मुझे, R1 बाई R3 इजिकल टू R2 बाई R4। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया ना हमारा, इसी से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, विच इज डिजायर्ड रिजल्ट। विच इज डिजायर्ड रिजल्ट। देखो मुझे R4 निकालना था, तो R4 क्या हो जाएगा यहाँ से, R2 R3 डिवाइड बाय R1 आ गया। हमें R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू पता है। जब हम नल डिफ्लेक्शन यहाँ ले रहे थे उस वक्त हमें पता था कि किस R3 के किस वैल्यू पे इसमें गैल्वेनोमीटर जीरो हुई है, जो ये स्टैंडर्ड रजिस्टर है। ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये थ्योरी कंप्लीट हो गई, समझ में आया। अब होता क्या है ना कि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे रजिस्टर की या फिर कैपेसिटर का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, राइट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो वो कैसे बनेगा। अब जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, बैटरी वैटरी सब हटा देते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, और उसमें जो है पूरा ही मिट गया है। चलिए, है ना। ठीक है, जैसे ये आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप देखना कि कहीं पे क्या 5 रजिस्टर है क्या एक साथ जुड़ा हुआ। जैसे मान लो ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और ये आपका 2 ओम है, और ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है। मान लो इस तरह से दिया हुआ है, और ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B। ठीक है, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपको दिख रहा है कि ये 5 रजिस्टर हैं, तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। जब भी 5 रजिस्टर हो तो आप उसमें चेक करो जिस 2 पॉइंट के अबाउट निकालना है, जैसे A और B पॉइंट के अबाउट निकालना है ना। तो इसमें से कोई एक ऐसा रजिस्टर होगा जो A और B पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। जैसे ये 5 रजिस्टर हैं, इस 5 रजिस्टर में आप देखो कि ये A से जुड़ा हुआ है, ये A से जुड़ा हुआ है, ये B से जुड़ा हुआ है, ये B से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला जो रजिस्टर है ना बीच में जो डायगोनली में आ रहा है, ये ना तो A से जुड़ा है ना ही B से जुड़ा है। ठीक है, तो वही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। और अगर ये भी A और B से जुड़ा रहता तो फिर 5 रजिस्टर होते हुए भी ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता। ठीक, तो ये 5 रजिस्टर है, हमने देखा इसमें एक रजिस्टर ऐसा है जो A और B पे जुड़ा हुआ नहीं है। और अब हम देखते हैं कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो आप इसका देखो 5/10 कितना हो जाएगा, ये R में बराबर होना चाहिए, तो 5/10 ये हो गया 1/2। अब नीचे वाला देखो 2/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो गया, है ना। इसका मतलब इधर रेशियो 1/2 है, इधर भी रेशियो 1/2 है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, ब्रिज जो है आपकी बैलेंस है।
और बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये वाला रजिस्टर बेकार है, इसको आप हटा दो। अब जो सर्किट आपका वो ऐसा हो जाएगा, है ना। ब्रिजस्टोन ब्रिज का यही यूज़ है, समझ में आया। अब बना ले, हमारे लिए अब बनाना आसान हो जाएगा। ये दोनों सीरीज़ में हो गया, ये दोनों सीरीज़ में हो गया, और फिर ये दोनों पूरा इकट्ठा पैरेलल हो गया। तो 5 10 सीरीज़ में कितने हो गए? 15। और नीचे 2 4 कितने हो गए सीरीज़ में? 6। तो ये 6 जो है पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि 15 जो बना आपका ये 2, ये किस जंक्शन पे है? ए से बी पर है। ये जो 2 4 6 बना ये किस जंक्शन पर है? ए और बी पर है। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस आए 15 और 6 किस पे आ गए? ए और बी पे ही है, मतलब पैरेलल है। तो फिर पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 15 गुना 6 बटे 15 प्लस 6। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैपेसिटर के साथ भी ऐसे ही करते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लो इसी तरह 5 कैपेसिटर होते हैं आपके पास, 1 2 है ना, 3 4, ठीक है। तो इस और एक डायगोनल में भी है ऐसे, और मान लो सारा 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सारा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, है ना। तो 5 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ब्रिजस्टोन ब्रिज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो हम कंफर्म करेंगे कि कोई एक ऐसा कैपेसिटर होगा जो मेन जंक्शन ए और बी पे नहीं होना चाहिए। तो आप देखो डायगोनल वाला नहीं है, नहीं है, ओके। ब्रिजस्टोन ब्रिज अब कंफर्म हो गया कि हो सकता है। तो बैलेंस करो, ऊपर का 1 बाय 1 है ना, ये आपका इस पे कनेक्टेड नहीं है। अब हम ये चेक कर रहे हैं, 1 बाय 1 1 हुआ, 1 बाय 1 1 हुआ, मतलब अब ये वाला रजिस्टर क्या हो, ये बैलेंस हो गए आर्म्स। तो ये वाले जो कैपेसिटर हैं वो बेकार हो गया, ये ब्रिजस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, ऐसे हटा देंगे। फिर ये सीरीज़ में और फिर ये भी सीरीज़ में, और फिर दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ब्रिजस्टोन ब्रिज काफ़ी आसान कर देता है क्वेश्चंस को बनाना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। आपको समझ में आ गया कि इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, है ना। चलिए, न्यूमेरिकल हम करेंगे। आप लोग क्या करना, जैसे मैं यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि एनसीईआरटी का, है ना, यही करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मतलब पेज नंबर 119 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, एग्जाम्पल है 3.8। ब्रिजस्टोन ब्रिज के जस्ट बाद ये क्वेश्चन है, चाहे पेज नंबर कुछ भी हो सकता है, मेरे पास पुरानी बुक है, हो सकता है नहीं में कुछ और पेज हो, लेकिन ब्रिजस्टोन ब्रिज के बाद एक एग्जाम्पल आएगा। उस एग्जाम्पल को आप लोग खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें किरचॉफ लॉ यूज़ किया गया है, और ये ब्रिज जो है ना, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज का नहीं है। इसमें आपको बोला गया है कि गैल्वेनोमीटर से करंट निकालो, तो गैल्वेनोमीटर जो हम बैलेंस में 0 कर देते हैं, वो यहाँ पर वो बात नहीं है, आपको IG निकालनी है। मतलब ये क्वेश्चन जो है किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ से बनेगा, मतलब ये न्यूमेरिकल आपके किरचॉफ्स सेकेंड लॉ से बनेंगे। आप बना लेना, अगर नहीं बना तो मैं तो बताऊंगा ही इसको फिर, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। मीटर ब्रिज एक दूसरा डिवाइस है आपका, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज सीखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। आप सब अपना अटेंडेंस ज़रूर फिल किया करो, है ना, आपके लिए ज़रूरी है। मीटर ब्रिज,
बात क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो मैंने थियोरेटिकली समझा दिया आपको, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा हो सकता है कि कोई बैलेंस आर्म बन जाए, 5 रजिस्टर अगर होंगे तो। लैब में सर्किट ना दे करके एक मीटर ब्रिज दी जाती है, तो ये मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है। इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, ब्रिज को बैलेंस ही करना है, तो हम इसको कहेंगे प्रैक्टिकल डिवाइस। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकल डिवाइस नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल हो गया जो किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक। और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उसी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया वो मीटर ब्रिज है। तो अब कहेंगे अ प्रैक्टिकल डिवाइस used a practical device using Wheatstone bridge principle is called a meter bridge। है ना, आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी लिखने के लिए कि मीटर ब्रिज का पूरा थ्योरी लिखें, और जबकि कंपटीशन में इससे न्यूमेरिकल आएंगे। आईआईटी में भी आता है, जेईई मेन में भी आता है, ठीक है, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता है। कोई गारंटी नहीं, मीटर ब्रिज भी आ सकता है, कभी कभी आया भी है। नीट में ज़्यादा चांस होता है कि सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन आ जाए। चलिए, ये होता क्या है मीटर ब्रिज? ये तो आपको बता दिया कि एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज़ कर रहा है या उसी की तरह रिजल्ट दे रहा है। उसी की तरह रिजल्ट देने का मतलब हो गया कि ये भी आपको एक अननोन रेजिस्टेंस बताएगा कि वो अननोन रेजिस्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और इसी को हम लोग कहेंगे मीटर ब्रिज, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे कोई एक जैसे टेबल होता है ना आपका, बेंच जिस पे आप पढ़ाई करते हो, जैसे वुडन पे बेंच है जिस पे आप बैठ के पढ़ाई करते हो, तो उसका ऊपर एक तख्त दिख रहा है आपको, नीचे कुछ सामान रखने के लिए है। तो कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया है ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लकड़ी का होगा और उसकी मोटाई काफ़ी कम होगी, इतनी सी होगी। तो वो मैं बॉक्स बना देता हूँ कि ये बॉक्स है आपका, ठीक है, ये है ना। तो बॉक्स सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है, मतलब बाकी का हिस्सा इस बोर्ड के अंदर चला गया। बात समझ में आई? ये हॉलो है, लकड़ी का एक बॉक्स है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, ये वही है, लेकिन माचिस का डिब्बी इतना बड़ा है, पीछे तक गया हुआ है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कह लो, 1-1 मीटर का, 1 मीटर इधर 1 मीटर चारों तरफ, है ना। तो मैंने उसका फ्रंट व्यू लिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर डायग्राम बना दिया। अब है क्या, जैसे वही आपका मीटर ब्रिज है, तो इसका ये वाला हिस्सा आप यहाँ देख रहे हो। अब इसके यहाँ पर इस एज पे क्या होगा, एक स्केल ग्रेजुएटेड होता है, जैसे स्केल होता है ना, आप स्केल खरीदते हो उसमें रीडिंग होती है, तो इसमें मान लीजिए रीडिंग लगी हुई है, तो वो मीटर स्केल मैं यहाँ पे मेजर कर देता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से रीडिंग लगी हुई है ना। ये रीडिंग जो है आपकी इक्वल डिवीज़न की होगी। मैं बस ऐसे समझाने के लिए लिख देता हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मतलब एक मीटर स्केल फिटेड है उसमें, और ये जो मीटर है आपका, ये 1 मीटर स्केल होता है जनरली। ये मीटर स्केल है, इसका मतलब हो गया कि कितना मेजर करेगा, 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम। 0 सेंटीमीटर से
100 सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक, तो इसको मैं अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम एक वायर लगा देते हैं। ठीक है, ये वायर जो है आपकी 1 मीटर की एक वायर लिया, वो वायर मैंने लगा दिया, ये वायर है। ठीक है, ये वायर बिल्कुल सीधी होगी। सीधी मतलब इस कहीं पे कुछ मुड़ा उड़ा नहीं होगा, और अगर मुड़ा हुआ है तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले बिल्कुल टाइट करके सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये वायर हो गया। इस वायर का नाम दे दो AC, इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया C, ये वायर हो गई। ठीक है, AC इज अ वायर, AC इज 1 मीटर लॉन्ग वायर AC is 1 meter long wire made of consonant और मैंगनीन। ये एलॉय है, कॉन्स्टेंट या मैंगनीन का बना होता है ये वायर, जो मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर में यूज़ होती है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर ये मुड़ उड़ गया तो उसको आप बहुत आसानी से सीधा कर सकते हैं। ये इस तरह का एलॉय है, मतलब काफ़ी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और मेटल है, गुड कंडक्टर है, मेटल का एलॉय है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मीटर ब्रिज में स्केल लगी हुई है, उस स्केल के ठीक ऊपर जैसे बोर्ड है ना आपका, मीटर ब्रिज है, तो इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थोड़ा ऊपर ऐसे उठा करके एक वायर लगा दी गई है। ये वायर जो मैंने ब्लू लाइन की खींची है वो एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे फिटेड है ऊपर में। ठीक, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने वायर थे, कितने रजिस्टर थे, 4 थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टीन का पट्टी लगा देते हैं। टीन का पट्टी समझते हो ना, टीन मेटल का होता है। ये पॉइंट आपका A हो गया, मतलब L शेप में, जैसे यहाँ पर है ना, तो ऐसे पतला टीन का एक पट्टी ऐसे उठाया, फिर ऐसे उठा दिया, क्योंकि करंट अगर आएगी A पॉइंट पे तो ऐसे इसमें भी आ जाएगी। उसी तरह से एक पट्टी हम यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, ये टीन की पट्टी लग गई। इसका काम होता है रजिस्टर को कनेक्ट करना, और एक बीच में और टीन की पट्टी ऐसे हमारी फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये टीन का बना होता है। अब हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको कह दिया R, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने B, और एक रजिस्टर यहाँ पे डाल दिया, ये है आपका S। ठीक, तो यही आपका मीटर ब्रिज है। जनरली अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना दूं आपको, जिसके नीचे समझने के लिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ठीक है, ये आपका R1 था, ये R2 था, ये R4 है, और ये क्या था आपका R3। R3 वेरिएबल है, R4 आपका क्या था, अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो ये है ना, यही अननोन रेजिस्टेंस है, S इज अननोन रेजिस्टेंस। S इज अननोन रेजिस्टेंस, और ये कहाँ रखा गया, राइट गैप में। मीटर ब्रिज का 2 गैप हुआ, ये लेफ्ट गैप हो गया और ये राइट गैप हो गया।
तो राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस एस को डाला गया, मतलब ये R4 वाली जो है एक्चुअली में एस है, और ये जो वेरिएबल रजिस्टर है स्टैंडर्ड रजिस्टर जिसको हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं, ये एक्चुअली R है ना। तो R इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, R इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, या फिर आप कह लो कि ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। तब ये R1 R2 क्या हुआ, R1 R2 AB को कनेक्ट करेगा। AB जो वायर है ना 1 मीटर, इसी में आपका R1 और R2 आ जाएगा। तो कैसे आएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है गैल्वेनोमीटर। हम क्या करेंगे, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर किधर कनेक्ट होगा, B से निकालेंगे, B से एक वायर से हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर का एक है ना, ये जो मैंने ऐसा टर्न लिया ना, टर्न का मतलब हो गया कि एक वायर दूसरे वायर को टच नहीं करे ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका एक पार्ट आपका ये जॉकी हो गया। जॉकी मतलब इसमें एक एरो लगा हुआ मेटल का, जॉकी इसको बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये मीटर ब्रिज में एक मीटर स्केल फिटेड है, A से B लेफ्ट गैप है, B से C में आपका एक राइट गैप है। ठीक है, B से C में आपका एक राइट गैप है, और A से C आपका मेन वायर है 1 मीटर का, ये 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है अभी, लेकिन बना नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज कब काम करता है आपका, बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें करंट देंगे। तो करंट कहाँ से देंगे, तो हमारा जो मेन जंक्शन है A और C, इससे बैटरी निकालेंगे। ऐसे एक बैटरी कनेक्ट किया, की से C में जोड़ दिया। अब फिर हम इस बैटरी का EMF है मान लो E, और इसकी की है K। ठीक है, जब हम इसकी K को प्रेस कर देंगे तो करंट पास होने लगेगा। इससे करंट पास होगा तो इसमें भी जाएगा, मेन वायर में भी जाएगा, R में भी जाएगा, S में भी जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होते जाएगी। क्या करंट जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस जॉकी को कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो R1 R2 है वो इसी वायर पे मिलेगा मुझे AC पर। तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को उठा के इस वायर पे टच करते हैं, है ना, जो ब्लू वाली वायर दिख रही है मेन वायर। तो सर्किट कंप्लीट है। गैल्वेनोमीटर जैसे आप यहाँ टच करोगे, हल्का सा टच करके देखो, इसमें डिफ्लेक्शन नजर आएगा। जैसे इसमें डिफ्लेक्शन नजर आएगा मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस नहीं है। अब जॉकी को चेंज करो पोजीशन, आगे पीछे धीरे धीरे, लगातार टच नहीं करनी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। आप एक बार टच कीजिए, डिफ्लेक्शन देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर ऊपर हटाओ, फिर दूसरा पॉइंट पे लगाओ, है ना। तो बार बार हम पॉइंट पे इसको चेंज करके जॉकी को टच करेंगे, और हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि जो गैल्वेनोमीटर है, मान लो यहाँ पर आया, है ना, ये J यहाँ पे आ गया, ये J ये बता रहा है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे करंट क्या हो गया, G 0, IG 0 हो गया। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट मिला जो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो गई। तो अब ये जो सेक्शन बना आपका AJ, यही आपका R1 हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, और JC ये आपका R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लेंथ है ना AG, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ AJ, रेजिस्टेंस ऑफ JC। ठीक, अब इतने लेंथ का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ठीक है,
तो जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं इसका मुझे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता होता है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट आर सी एम इज resistance of the wire is the resistance, RCM is the resistance of meter bridge wire AC per unit सेंटीमीटर, पर यूनिट सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब हो गया ये जो वायर है ना आपका एसी, इस वायर टोटल 100 सेंटीमीटर का है ना। ये जो वायर हमने लिया था एसी वो 100 सेंटीमीटर का है। तो इस 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है इसी को हमने क्या लिखा है, RCM, और ये वैल्यू हमें पहले से पता होती है, ठीक है। तो जो वायर हमने चूज़ किया ना तो उसकी हमें रीडिंग या वैल्यू पता होती है। तो अब बात ये आती है कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर का पता है और जॉकी इस जगह टच कर रहा है, तो मान लो ये लेंथ जो है आपका L1 हुआ, है ना। हम ये मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ AJ इज L1, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ AJ R सेंटीमीटर इंटू L1, है ना। ये तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है और उसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे L1, मान लो जितना भी हो सकता है 30 सेंटीमीटर हो, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब L1। तो ये आपको क्या मिल गया, AJ का रेजिस्टेंस। उसी तरह से सिमिलरली अगर मुझे दूसरा पार्ट जो है आपका, अगर ये मैंने L1 ले लिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस L1 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ JC ये कितना आ जाएगा, R सेंटीमीटर इंटू 100 माइनस L1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब आपका ब्रिज तो बैलेंस है क्योंकि गैल्वेनोमीटर 0 कह रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस ब्रिज इज बैलेंस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर होती है ना, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो हम पहले इधर से ले लेते हैं, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ AJ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ JC इज इक्वल टू R बाय S, ठीक है। इम्प्लाइज अब AJ का कितना है वैल्यू, R सेंटीमीटर इंटू L1 डिवाइड बाय R सेंटीमीटर इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू R बाई S, ठीक है। कहने का मतलब अब क्या मिलेगा मुझे, R बाई S, ये R बाई S इज इक्वल टू क्या निकला, यहाँ से R सेंटीमीटर गया तो L1 बाई 100 माइनस L1, मतलब लेफ्ट गैप के सामने का रेजिस्टेंस, है ना, और राइट गेट के सामने का रेजिस्टेंस एक तरफ रेशियो में रहेगा, मतलब R बाई एस इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। तो देखो मीटर ब्रिज हुआ क्या, आपने गैल्वेनोमीटर से इसको टच किया, एक लेंथ आया जहाँ पे आपको बैलेंस दिखा, ये बैलेंस लेंथ हो गया।
तो जो भी बैलेंस लेंथ आ रहा है इसका दूसरा पार्ट 100 में माइनस हो जाएगा, क्योंकि पूरा वायर आपका 100 सेंटीमीटर है। ऐसा आपका अननोन रेजिस्टेंस है, तब इससे अब निकल जाएगा वैल्यू, है ना। तो अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे अब, S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1, है ना। मतलब ये राइट गैप का जो रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई इसके डायगोनल अपोजिट 100 माइनस L1 डिवाइड बाय L1, ऐसे। इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। सिंपल है, R बाई एस इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1 कर दो, यही आपका मीटर ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग इसके रिवीजन कीजिए, बोर्ड वाले बुक से, एनसीईआरटी से, इस दोनों के न्यूमेरिकल बनाइए, फिर न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा थर्सडे को। ओके, आज की क्लास यहीं, कल हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे।